हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 246 से 260 तक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, वो उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा इतनी मेहनत करने का कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच रहा है। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि मेरे वीडियोज़ पर बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, 50, 100। इससे क्या है, मेरे अंदर बहुत ही डीमोटिवेशन आने लगता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को आर्किजन बुक का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन फ्री में प्रोवाइड कर पाऊँ, तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाते रहता हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे वो अदर स्टूडेंट तक पहुंच पाए और मेरी इस मेहनत का कुछ फल मुझे मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 246 से, वाटर पाइप्स ऑफ लार्ज लेंथ एंड डायमीटर आर मेड बाई। तो वाटर पाइप्स जो लार्ज लेंथ के हैं और लार्ज डायमीटर के हैं उनको हम सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा बनाते हैं। यहाँ पर जो पाइप्स हैवी प्रेशर को बियर कर पाते हैं वो हम एक्सट्रूशन प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, लेकिन जो वाटर पाइप्स होते हैं वो हम किसके द्वारा बनाते हैं, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 247, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस के द्वारा हम स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट बनाए जाते हैं। फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डाई कास्टिंग हम लोग देख चुके हैं, एक्सट्रूशन, हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग ये हम लोग आगे वाले पार्ट में देखेंगे। अभी कास्टिंग वाला पार्ट चल रहा है तो हम लोग कास्टिंग वाले पार्ट पर फोकस करेंगे अभी। तो यहाँ पर फोर्जिंग है, ये आप लोग अभी के लिए याद रख लीजिए, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 248, द रनर्स एंड इनगेट्स रेस्पेक्टिवली आर लोकेटेड एज फॉलोज इन कास्टिंग ऑफ फेरस मटेरियल। तो यहाँ पर रनर्स और इनगेट्स कहाँ पे लोकेट किए जाते हैं इसके बारे में पूछा है। तो गेटिंग सिस्टम के अंदर रनर्स हमारे लगे रहते हैं यहाँ पर और इनगेट्स लगे रहते हैं यहाँ पर मोल्ड कैविटी के पास में। तो यहाँ पर ये पूछा है कि ये कोप में लगाया जाता है या ड्रैग में लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो पार्टिंग लाइन है, पार्टिंग के ऊपर जो पार्ट है वो हमारा कोप कहलाता है और इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो ड्रैग कहलाता है। तो यहाँ पर रनर्स क्या होते हैं, इट इज़ जनरली लोकेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो पार्टिंग प्लेन है उसमें लोकेटेड होते हैं, विच कनेक्ट द स्प्रू टू द इनगेट्स दस लेटिंग द मेटल एंटर द मोल्ड कैविटी। तो ये जो रनर्स हैं वो किसको कनेक्ट करता है, स्प्रू को इनगेट से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो स्प्रू है, स्प्रू को किससे कनेक्ट कर रहा है, ये इनगेट से, जिससे जो मोल्टन मेटल है मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर कर सके। द रनर्स आर नॉर्मली मेड ट्रेपेजॉइडल इन क्रॉस सेक्शन। जो रनर्स होते हैं वो नॉर्मली ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन के बनाए जाते हैं। इट इज़ अ जनरल प्रैक्टिस फॉर फेरस मेटल्स टू कट द रनर्स इन द कोप। जो रनर्स होते हैं वो हमारे कहाँ पे कट किए जाते हैं, कोप के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है कि कोप के अंदर रनर कट करते हैं एंड द इनगेट्स इन द ड्रैग, और जो इनगेट्स होते हैं उनको ड्रैग के अंदर कट करते हैं। ठीक है, the main reason for this is to trap the slag and dross which are lighter and thus trapped in the upper portion of the runner। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो स्लैग होते हैं, स्लैग इंक्लूजन्स होते हैं और जो ड्रॉस होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं और जो लाइटर वेट की होती हैं, उनको हम इजीली ट्रैप कर सकते हैं किसमें, अपर पोर्शन, रनर के अपर पोर्शन में। ये जो रनर है, रनर का ये जो बॉटम पोर्शन हो गया, ये अपर पोर्शन हो गया। इस अपर पोर्शन में जो स्लैग इंक्लूजन्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, ड्रॉस हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं, हमारी जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं इम्प्योरिटीज़ और स्लैग्स, क्यों, लाइट वेट के कारण। तो ये यहाँ पे अपर पोर्शन में इजीली ट्रैप हो सकती हैं। इसलिए हम जो रनर है, रनर को कोप में लेते हैं और जो इनगेट्स है, इनगेट्स को हम ड्रैग के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, रनर्स एंड इनगेट्स, रनर्स इन द कोप एंड इनगेट्स इन द ड्रैग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 249, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम प्रेस्ड पाउडर।
तो ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है इनमें से जिसमें हम अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है वो हम प्रेस्ड पाउडर को प्रेस करके बनाते हैं। इनमें से किस प्रोसेस के अंदर हम पाउडर को प्रेस करके किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं? तो यहाँ पर इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। हम आइसोस्टैटिक प्रेसिंग के द्वारा पाउडर को प्रेस करके किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आइसोस्टैटिक प्रेसिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ पाउडर्स। देयर आर टू टाइप्स। तो इस प्रोसेस का यूज हम किस लिए करते हैं? पाउडर को कॉम्पैक्ट करने के लिए कॉम्पैक्शन यूज करते हैं इसके अंदर। तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग और एक होती है हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग। तो कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग के अंदर क्या होता है? इन कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग द मेटल पाउडर इज प्लेस्ड इन अ फ्लेक्सिबल मोल्ड मेड ऑफ रबर और यूरेथीन और पीवीसी। तो कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग के अंदर हम मेटल पाउडर को प्लेस करते हैं किसके अंदर? एक फ्लेक्सिबल मोल्ड के अंदर, जो हमारा किसका बना होता है? रबर का बना होता है या फिर यूरेथीन या पीवीसी, इनका बना रहता है। द प्रेशर इज अप्लाइड आइसोस्टैटिकली टू द असेंबली इनसाइड अ हाई प्रेशर चैम्बर। तो इसके अंदर हाई प्रेशर चैम्बर के अंदर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं आइसोस्टैटिकली असेंबली के ऊपर। पाउडर गेट्स कॉम्पैक्टेड, जिसके कारण जो पाउडर है वो हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है। एंड ग्रीन कॉम्पैक्ट इज टेकन आउट एंड सिंटर, और उसके बाद जो ग्रीन कॉम्पैक्टेड है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसको फिर सिंटरिंग करते हैं। इसके अंदर जो प्रेशर यूज किया जाता है वो 400 से 1000 मेगापास्कल तक यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, 400 to 1000 मेगापास्कल। और हॉट आइसोस्टैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? इन हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग ए मेटल पाउडर इज स्ट्रेच्ड यूजिंग इनर्ट गैस। इसके अंदर हम इनर्ट गैस को कंप्रेसराइजर के रूप में यूज करते हैं। इनर्ट गैस की सहायता से हम कंप्रेस करते हैं पाउडर को। तो मेटल पाउडर इज स्ट्रेच्ड यूजिंग इनर्ट गैस इन अ मेटल कंटेनर। एक मेटल कंटेनर के अंदर मेटल पाउडर को फिल करते हैं और उसके अंदर हम इनर्ट गैस को हाई प्रेशर पर भेजते हैं जिससे वो कंप्रेस होती है। तो प्रेशर ऑफ 100 मेगापास्कल एट 1000 डिग्री सेल्सियस इज यूज। इसके अंदर 100 मेगापास्कल प्रेशर यूज कर रहे हैं और जो टेम्परेचर हमारा 1000 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए इसका नाम हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग है। हियर ए कंटेनर मेड ऑफ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसमें जो कंटेनर यूज किया जा रहा है वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। अन इनर्ट गैस इज यूज्ड एज द प्रेशराइजिंग मीडिया, और जो इनर्ट गैस है वो प्रेशराइजिंग मीडियम की तरह काम करती है। द मेन एडवांटेज ऑफ हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग इज इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉम्पैक्ट्स विद एसेंशियली 100% डेंसिटी। जो कॉम्पैक्टनेस प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है? 100% डेंसिटी के साथ ही प्रोड्यूस हो रही है। गुड मेटलर्जिकल बॉन्ड अमोंग द पार्टिकल, और जो मेटलर्जिकल बॉन्ड है पार्टिकल्स के बीच में वो अच्छा होता है। विद गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी होती हैं इसके अंदर। द हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग प्रोसेस इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव होती है एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सुपर अलॉय कंपोनेंट्स फॉर एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो इसके द्वारा हम सुपर अलॉयज़ भी बना सकते हैं। सुपर अलॉयज़ हैं वो, उनका यूज हम किस लिए करते हैं? एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में कंपोनेंट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर आइसोस्टैटिक प्रेसिंग है जिसके द्वारा हम पाउडर को प्रेस करके किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है 250। द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स ऑफ ड्रम्स ऑफ 150 mm थिक शीट्स आर मेड बाई। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर देखा था कि अगर हमें 20 mm से 20 mm से ज़्यादा थिकनेस की शीट्स को ज्वाइन करना है तो हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो थिकनेस है 150 mm थिकनेस है शीट्स की, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है 20 mm से ज़्यादा थिकनेस की जो भी वेल्डिंग होती है वो हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 251। एंटीओच प्रोसेस इज। तो एंटीओच प्रोसेस किसके अंदर यूज होती है? हमारी प्लास्टर मोल्डिंग के अंदर। जो प्लास्टर मोल्डिंग होती है उसके अंदर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग के अंदर देखते हैं।
इन दिस प्रेसिजन कास्टिंग प्रोसेस द मोल्ड इज मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसके अंदर जो मोल्ड बनाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाया जाता है, जो जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट होते हैं, विद द एडिशन ऑफ टाल्क एंड सिलिका फ्लोर टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम इसके अंदर टाल्क और सिलिका फ्लोर भी यूज करते हैं। टू कंट्रोल द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लास्टर टू सेट, दीज कंपोनेंट्स आर मिक्सड विद वाटर एंड रिजल्टिंग स्लरी इज पोर्ड ओवर द पैटर्न। इन कंपोनेंट्स को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं और जो रिजल्टिंग स्लरी हमें मिल रही है उसको पोर करते हैं पैटर्न के ऊपर। आफ्टर द प्लास्टर सेट्स, उसके बाद जब प्लास्टर हमारा सेट हो जाता है, यूजुअली विद इन 15 मिनट्स द पैटर्न इज रिमूव्ड। उसके बाद हम पैटर्न को रिमूव कर लेते हैं। एंड द मोल्ड इज ड्राइड टू रिमूव द मॉइस्चर, और उसके बाद मोल्ड को हम क्या करते हैं, सुखाते हैं, जिससे मॉइस्चर हमारा रिमूव हो जाए। द मोल्ड आर देन असेंबल्ड टू फॉर्म द मोल्ड कैविटी एंड प्री हीटेड टू अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 16 आवर। जो मोल्ड है, मोल्ड को हम असेंबल करते हैं मोल्ड कैविटी बनाने के लिए, और उसको प्री हीट करते हैं कितने पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर 16 आवर तक उसको प्री हीट करके रखते हैं। द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू द वेल। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मोल्टन मेटल है उसको पोर करते हैं। बिकॉज प्लास्टर मोल्ड है वेरी लो परमिएबिलिटी। जो प्लास्टर मोल्ड होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। गैस इवॉल्व ड्यूरिंग सॉल्डिफिकेशन ऑफ द मेटल कैन नॉट एस्केप, जिसके कारण जो सॉल्डिफिकेशन के दौरान जो गैसेज हमारी निकल रही हैं, एस्केप हो रही हैं, वो कम्प्लीटली एस्केप नहीं हो पाती हैं वहाँ से। कॉन्सिक्वेंटली द मोल्टन मेटल इज पोर्ड ईदर इन अ वैक्यूम और अंडर प्रेशर। तो इसके कारण हमें मोल्टन मेटल को या तो वैक्यूम के अंदर पोर करना पड़ता है या फिर अंडर प्रेशर पे पोर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे हैं। जब स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे तो परमिएबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम एंटी-ओच प्रोसेस का यूज करते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली द मोल्टन मेटल इज पोर्ड ईदर इन द वैक्यूम एंड अंडर प्रेशर। प्लास्टर मोल्ड परमिएबिलिटी कैन बी इंक्रीज सब्सटेंशियली बाय द एंटी-ओच प्रोसेस। तो एंटी-ओच प्रोसेस के द्वारा हम यहाँ पे परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, द मोल्ड आर डिहाइड्रेटेड इन अन ऑटोक्लेव प्रेशराइज्ड ओवन। एक प्रेशराइज्ड ओवन के अंदर डिहाइड्रेट करते हैं हम किसको, जो मोल्ड है उसको, फॉर 6 to 12 आवर, 6 से 12 घंटे तक उसको डिहाइड्रेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एंड देन रीहाइड्रेटेड, और उसके बाद रीहाइड्रेट करते हैं उसको इन एयर फॉर 14 आवर। तो ये होती है हमारी एंटी-ओच प्रोसेस। एंटी-ओच प्रोसेस का यूज किस लिए करते हैं, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेंगे मतलब वहाँ पे जो पोरस हैं मोल्ड के अंदर उसको इंक्रीज करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पोरस मोल्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 252, इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कोर्स आर मेड ऑफ। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर कोर यूज नहीं करते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग रीड कर लेना, नो कोर इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर हम कोई भी कोर यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 253, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज। तो सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एक ऐसी कास्टिंग होती है जिसका यूज हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट इसका। जो बुक में दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है, लेकिन बी करेक्ट होगा। जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड ओनली फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स यील्ड इज नॉट एज हाई एज दैट ऑफ द ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो इस प्रोसेस का यूज हम कहाँ करते हैं, केवल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाने में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 254, फॉर ग्रे कास्ट आयरन द पैटर्न श्रिंकेज अलाउंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो पैटर्न श्रिंकेज अलाउंस कितना होता है, 7 to 10.5 श्रिंकेज अलाउंस इसके अंदर हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर ग्रे कास्ट आयरन का श्रिंकेज अलाउंस कितना है, 7 to 10.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 255, सरफेसेस टू बी मशीन्ड आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय द फॉलोइंग कलर। तो क्या करते हैं, जो एक कलर कोडिंग कर देते हैं हम, जब हम पैटर्न बनाते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स को
आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनकी कलर कोडिंग कर देते हैं। तो पैटर्न्स आर इम्पार्टेड सर्टेन कलर्स एंड शेड्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई क्विकली द मेन बॉडी ऑफ द पैटर्न। पैटर्न की मेन बॉडी क्या है? आइडेंटिफाई कोर प्रिंट्स, लूज पीसेज एट्सेट्रा। विजुलाइज द सरफेसेस टू बी मशीन्ड, और जो मशीन सरफेस वह किस कलर से करनी है, अनमशीन कौन सी होगी। तो उनको क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफरेंट कलर्स से कोडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ किस लिए करते हैं? कास्ट सरफेसेस टू बी अनमशीन्ड, जो अनमशीन्ड सरफेसेज होती हैं उनको हम ब्लैक कलर से पेंट करते हैं, और जो मशीन सरफेसेज होती हैं, कास्ट सरफेसेज टू बी मशीन्ड, उनको हम रेड से पेंट करते हैं। लूज पीस एंड सीटिंग, जो लूज पीसेज होते हैं पैटर्न के अंदर, जो लूज पीस यूज करते हैं हम, जैसे लूज पीस पैटर्न है तो उसको हम किससे पेंट करेंगे? रेड स्ट्रिप्स ऑन येलो बेस, ठीक है। या फिर सीटिंग है उसको भी हम किससे पेंट करते हैं? रेड स्ट्रिप्स ऑन येलो बेस। कोर प्रिंट्स को येलो से पेंट करते हैं। ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो बैकग्राउंड, स्टॉप ऑफ और सपोर्ट, सपोर्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर कोई भी कलर नहीं है तो पार्टिंग सरफेस, तो वो हमारी क्या होगी? पार्टिंग सरफेस होगी। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि मशीन सरफेसेस को मार्क कौन से कलर के द्वारा करते हैं? तो मशीन सरफेस हो गई हमारी रेड से, ठीक है। यहाँ पर मशीन होगी रेड से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कलर स्कीम इज एम्प्लॉयड ऑन पैटर्न्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द। तो कलर स्कीम का यूज किस लिए करते हैं हम? जो पैटर्न है, पैटर्न के जो भी पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो पैटर्न अलाउंसेस, कोप एंड ड्रैग, लोकेशन ऑफ द कोर प्रिंट, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। हम किसको कहते हैं? पैटर्न के जो पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है ब्लू कलर ऑन द पैटर्न इज मार्क्ड फॉर। तो ब्लू कलर अपन इसके अंदर यूज नहीं करते हैं, देखा हम लोगों ने कलर कोडिंग के अंदर। नेवर यूज्ड इन द पैटर्न मेकिंग ऑपरेशन, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट इसका। ब्लू कलर यूज नहीं करते हैं कलर कोडिंग में अपन, पैटर्न की कलर कोडिंग के अंदर। नेक्स्ट है 258 फॉर ग्रे कास्ट आयरन द वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज हमारा होता है 1.87 तक होता है, ये 1.9% टू नेगेटिव वैल्यू, ऑप्शन नंबर ई है। यहाँ पर ग्रे एंड डक्टाइल आयरन हैव वेरी डिफरेंट सॉल्डिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स विद ग्रे कास्ट आयरन हैविंग मिनिमम श्रिंकेज इशू एंड डक्टाइल कास्ट आयरन कॉन्स्टेंटली हैविंग द श्रिंकेज इशू। जो डक्टाइल आयरन होता है उसके अंदर ज़्यादा श्रिंकेज इशू होते हैं, और जो ग्रे कास्ट आयरन है हैविंग मिनिमम श्रिंकेज इशू। तो इसके अंदर एज्यूमिंग द एवरेज ग्रे कास्ट आयरन, तो यहाँ पर जो ग्रे कास्ट आयरन के जो अंदर जो वॉल्यूम लेस होता है वो कितना? 0.57% से 1.87% एक्चुअल श्रिंकेज होता है, ठीक है। 1.87% होता है, तो यहाँ पर 1.9% टू नेगेटिव वैल्यू, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 259 द पोरिंग टेम्परेचर फॉर ग्रे कास्ट आयरन इज। तो पोरिंग टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पर देख लेते हैं। फ्लूडिटी ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, फ्लूडिटी इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज पोरिंग टेम्परेचर। जो फ्लूडिटी है, फ्लूडिटी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है? पोरिंग टेम्परेचर, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके केमिकल कंपोजिशन। द डिस्चार्जिंग टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन आयरन इज कंट्रोल्ड बिटवीन 1500 to 1550 डिग्री सेल्सियस। जो मोल्टन मेटल का टेम्परेचर है, डिस्चार्जिंग टेम्परेचर, वो कितना कंट्रोल किया जाता है? 1500 से 1550 डिग्री सेल्सियस तक। एंड पोरिंग टेम्परेचर इज कंट्रोल बिटवीन 1400 to 1450 डिग्री सेल्सियस। और जो पोरिंग टेम्परेचर है वो कितना होता है हमारा? 1400 से 1450 डिग्री सेल्सियस तक। लो कार्बन इक्विवेलेंट या ग्रे कास्ट आयरन हैज़ पुअर फ्लूडिटी। जो ग्रे कास्ट आयरन है उसकी फ्लूडिटी बहुत कम होती है, विच इज़ नॉट कंडक्टिव इन फ्लोटिंग ऑफ गैस एंड impurities resulting in pores impurities during solidification resulting in casting defect। तो इसमें क्या होता है? विच इज़ नॉट कंडक्टिंग, इसका जो फ्लूडिटी है बहुत कम होती है, पुअर फ्लूडिटी होती है ग्रे कास्ट आयरन की। इसके कारण इसके अंदर जो पोर्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉलिडिफिकेशन के दौरान जनरेट हो जाती हैं, और उसके कारण कास्टिंग डिफेक्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर। विद इन अ सर्टेन रेंज इन एडिशन ऑफ रेयर अर्थ अलॉय
इन मेल्टिंग प्रोसेस कैन इफेक्टिवली इम्प्रूव द फ्लो परफॉर्मेंस ऑफ द लो कार्बन इक्विवेलेंट ग्रे कास्ट आयरन। तो यहाँ पर जो फ्लूडिटी को इफेक्ट करता है वो हमारा पोरिंग टेम्परेचर इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर पोरिंग टेम्परेचर इसका 1400 से 1450 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है ग्रे कास्ट आयरन का, उसकी फ्लूडिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1400 डिग्री सेल्सियस। चिल्ड सर्फेसेज आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय। तो चिल्ड सर्फेसेज किसके द्वारा मार्क होती हैं हमारी, ऑब्लिक रेड स्ट्रिप्स ऑन येलो। ऑप्शन नंबर डी है ये, यहाँ पर रेड स्ट्रिप्स ऑन येलो बेस, लूज पीस पैटर्न एंड सीटिंग एंड चिल्ड सर्फेसेज। तो यहाँ पे ऑब्लिक हो जाती है चिल्ड सर्फेसेज में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।